सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास कार्यक्रम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आपका स्कोर बेहतर हो सके। आइए आज कुछ और खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामित्व योजना के विषय में। इसको प्रारंभ किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसी अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामित्व योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण लोगों को आवासीय जमीन का मालिकाना हक उपलब्ध करवाना। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे आपने पुश्तैनी घर देखे होंगे, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर मालिकाना हक किसी व्यक्ति का कहा जाता है, अर्थात उसका घर है लेकिन उसके पास उसके कागज नहीं है, उस प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ऐसे जमीनों का मालिकाना हक उपलब्ध करवाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई थी। अब इससे क्या होगा, जमीन का जो मालिकाना हक है, जिस व्यक्ति की वो जमीन है उसका सुनिश्चित हो पाएगा और इससे जो लैंड रिकॉर्ड है वह क्या होगा, बेहतर होगा। और रिकॉर्ड ऑफ राइट, अर्थात रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब है कि जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड में नाम है या जिसके नाम पर वह जमीन दर्ज की जाती है उसका एक रिकॉर्ड बन पाएगा। और इसको एक जो है कि संपत्ति कार्ड का वितरण करके सुनिश्चित किया जाएगा। संपत्ति कार्ड वितरण का मतलब है कि जिसकी जमीन होगी उसको एक कार्ड दिया जाएगा, इसी को बोला जाता है संपत्ति कार्ड का वितरण। जमीन की इसके लिए क्या होगा, पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी, अन्य प्रकार की तकनीकी की मदद ली जाएगी और हर संपत्ति की मैपिंग और रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्ड का मतलब यहां पर है कि वहां पर मानचित्रण किया जाएगा, यह देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वहां पर क्या क्या बना हुआ है। इन सभी चीजों को क्या किया जाएगा, डिजिटल एक तरह की लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर एकीकृत संपत्ति सत्यापन हो पाएगा। एकीकृत संपत्ति सत्यापन का मतलब है कि जो पूरा क्षेत्र है उसको इंटीग्रेट करके कि इनके बगल में इनका घर है या इनका कोई क्षेत्र है, इनका कोई खाली पड़ा हुआ स्थान है, इस प्रकार का एक जो है कि रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए जो फॉरेस्ट वाले एरिया है, वन क्षेत्र है और जो कृषि भूमि है उनसे अलग जो आबादी क्षेत्र है वहां पर क्या किया जाएगा, इन जो हक है वो दिया जाएगा। वहां का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा और वहां पर स्वामित्व क्या किया जाएगा, जिस व्यक्ति का होगा उसको सौंपा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन क्षेत्र और कृषि भूमि वाले क्षेत्रों को नहीं बल्कि आबादी वाले क्षेत्रों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि जितनी भी संपत्ति है उसकी पहचान की जाएगी और हक का आवंटन किया जाएगा। कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उन विवादों को स्थानीय स्तर पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा और इसका जो क्रियान्वयन होना है वह 4 चरणों में होना है, 2020 से लेकर 2024 तक। इसको प्रारंभ किया गया था प्रारंभ में तो 9 राज्यों यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख गांवों में इसको प्रारंभ किया गया था। 2024 तक इसको 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। लगभग जितने गांव हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा। इसमें जो शामिल मंत्रालय या विभाग हैं वो कौन से हैं, पंचायती राज मंत्रालय है, राज्य पंचायत विभाग है, राज्यों के स्तर पर राज्य का राजस्व विभाग इसमें शामिल होगा और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी इसमें शामिल होगा। केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो मंत्री हैं इस समय वह नरेंद्र तोमर जी हैं और उन्होंने अभी क्या किया है, स्वामित्व योजना की समीक्षा की है और इसी की वजह से चर्चा
चर्चा में बना हुआ है। पीआईबी पर आपने इसकी न्यूज देखी होगी। तो इसको कहा गया है समीक्षा के दौरान कि वर्ष 2025 तक इसे पूर्ण तरीके से क्रियान्वित करना है। इसके लिए क्या करना होगा, इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। प्रॉपर्टी के जो कार्ड हैं, बिना विवाद की संपत्ति जो प्रॉपर्टी के कार्ड दिए जाएंगे, अर्थात जिनका स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा। तो जब लोगों के पास अपना स्वामित्व का एक कार्ड होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, बिना विवाद की संपत्ति की खरीद बिक्री सुनिश्चित हो पाएगी। बैंक से लोग उसके आधार पर ऋण ले पाएंगे। और 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री देश के सभी गांवों में इस योजना को क्या करेंगे, उसको प्रारंभ करेंगे। अब तक जो है कि 2331 गांवों में इसको अप्लाई किया गया है और 3 लाख से अधिक परिवारों को क्या किया गया है, संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया जा चुका है, जो कि 24 अप्रैल 2021 के बाद पूरे देश में प्रारंभ करके सबको इसको वितरित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन पर। इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इसमें टारगेट रखा गया है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप के द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की, अर्थात जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पाइप के द्वारा पहुंचाना, जैसे कि टोटी जो शहरों में होती है उस तक उस तरह से पहुंचाना। इससे क्या होगा, देश के सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति पहुंचाने का जो लक्ष्य 2024 तक रखा गया। ये कठिन है, लेकिन इस कठिन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वह जल शक्ति मंत्रालय को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। आपको पता है कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या हमारे यहाँ रहती है, लेकिन हमारे पास पीने योग्य जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसका मात्र 4% है, जबकि हमारे यहाँ की जो आबादी है, वैश्विक आबादी 16 से 17% है। वर्षा जल का संचयन भी इसमें किया जाएगा, भूजल का पुनर्भरण किया जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा, जो घरेलू अपशिष्ट जल है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा, उसको रीयूजेबल बनाने का प्रयास किया जाएगा। 2021-22 में इस पर जो है कि अब जो है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और तीसरे वर्ष की यह जो योजना है प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि हमने बताया 2019 में प्रारंभ किया गया था, ये इसका तीसरा वर्ष है प्रारंभ किया गया है। 9 अप्रैल 2021 को जल शक्ति मंत्रालय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना की समीक्षा की गई और इसमें कहा गया है कि 9 अप्रैल अर्थात आज से कि जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, SC/ST अधिकता वाले गांव और 117 आकांक्षी जिलों, सांसद आदर्श ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसको जो है कि इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपको पता है कि 15 वित्त आयोग ने भी जो स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुदान दिलवाया है, केंद्र सरकार के पास वो भी पैसा पड़ा हुआ है। तो लगभग इस साल इस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और इससे उम्मीद की जा रही है कि हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को वाटर सप्लाई सुनिश्चित कर पाएंगे। कई राज्यों ने अपने सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ लिया है और 100% वहां पर जो है कि पाइप के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। ये बड़ा टारगेट है, प्राप्त किया गया है। अब तक लगभग 4.07 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन मिल चुका है और जो है कि क्या कहते हैं कि अब तक इस योजना के तहत, और अगर पूरे देश में देखा जाए तो लगभग 38% ग्रामीण घरों को नलों से अर्थात जो पाइप के कनेक्शन वाला पानी है उससे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है। इस योजना के तहत अब तक जो है कि 4.07 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी दिया जा चुका है। क्योंकि पहले से ही कुछ लोगों के पास पानी था जो इस योजना से पहले से था, तो इस तरह से 38% ग्रामीण घरों को इससे पानी मिल चुका है। इसके वजह से चर्चा बनी हुई है। अब हम बात करते हैं हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन के विषय में। तो आपको पता है पीयूष गोयल जी केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं इस समय। इन्होंने 8 अप्रैल 2021 को हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया और गोड्डा नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन को भी इन्होंने झंडी दिखाई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन। मंत्री जी का कहना है कि इन दोनों ही प्रयासों से झारखंड क्या करेगा, अपने खनिजों और कई प्रसिद्ध स्थानों के लिए जो प्रसिद्ध है उसकी पहचान और मजबूत होगी और अपनी जो एक्चुअल उसकी कैपेसिटी है उसका उपभोग कर पाएगा और इस तरह से झारखंड क्या करेगा, पूरे भारत के साथ और मजबूत तरीके से कनेक्ट होकर अपने जो संसाधनों का दोहन कर पाएगा। अब जो हंसडीहा गोड्डा परियोजना है इसको प्रारंभ तो किया गया था 2011 में, लेकिन 2014 से भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ किया गया और इसको अब तेजी से जो है कि इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया
दिया गया है तेजी से काम करते हुए। इससे होगा यह कि क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो दूर तक पहुंच पाएंगे, आसानी से पहुंच पाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के 36 रेल परियोजनाओं पर कार्य अभी चल रहा है, जिनका संबंध झारखंड से है। और झारखंड के लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी चल रहा है। इससे भी राज्य को क्या होगा, फायदा होगा। जो हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन है, ये क्या कर रही है, राज्य की कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है। इसकी लंबाई जो है कि 32 किलोमीटर है। इसको बनाने के लिए 2 प्रमुख पुलों और 33 छोटे पुलों का निर्माण किया गया है। ये जो रेलवे लाइन बनी है जो है कि हंसडीहा से गोड्डा तक, ये क्या करेगी, कोयला प्रमुखता वाले प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, अर्थात यहाँ का जो कोयला क्षेत्र है उसका उपभोग हो पाएगा। झारखंड के विषय में आपको पता है कि कोयला उत्पादन में अग्रणी है, भंडार के मामले में पहला स्थान रखता है। कुल उत्पादन में लगभग इसका जो हिस्सा है वह लगभग 27.5% का है। झरिया, चंदपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपूर्ण, हजारीबाग, डाल्टनगंज आदि जो क्षेत्र हैं ये क्या है, कोयले के लिए जाने भी जाते हैं। झरिया जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर देश का लगभग 10% कोयला पाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि कोयला का ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित हो पाएगा। अन्य जो खनिज जो है कि झारखंड में पाए जाते हैं उनमें जो है कि आप लोहा इसको ले सकते हैं, मैंगनीज को ले सकते हैं, क्रोमियम को ले सकते हैं, टंगस्टन, तांबा, टीन, बॉक्साइट, चांदी, सोना, अभ्रक, चूना पत्थर आदि को ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत रूस मैत्री कार रैली 2021 के विषय में। तो 8 अप्रैल 2021 को कार रैली को प्रारंभ किया गया है। 18 से 20 अप्रैल तक ये रूस में आयोजित की जाएगी। आयोजन इसका जो किया गया है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कार रैली एसोसिएशन के द्वारा किया जाया गया है, और इस एसोसिएशन को शॉर्ट में इफ्करा बोलते हैं। तो यह जो इफ्करा का 5वां आयोजन है जिसमें भारत शामिल हुआ है। और इसमें क्या होगा, जो मंत्रालय इन्वॉल्व है वह है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इसमें इन्वॉल्व है। रूस के विषय में आपको पता ही है जो है कि क्या है, यहाँ पर 11 टाइम जोन है, समय क्षेत्र है, 16 देशों की बाउंड्री से साझा होती है। इसका जो क्षेत्रफल है देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जनसंख्या कम है, और जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 9वां बड़ा आबादी वाला देश है। मॉस्को इसकी राजधानी है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर में से एक है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है कि दूसरा सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र है। क्योंकि भारत और रूस के संबंध शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसी के कारण यह जो है एक नया प्रयास है, और इससे क्या होगा, आने वाले समय में भारत और रूस के संबंधों में जो लोगों का जुड़ाव है वो बढ़ेगा। अर्थात पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है, जिसको हम सॉफ्ट पावर कनेक्टिविटी के रूप में भी जानते हैं, वह भारत और रूस के बीच में मजबूत होगी। अब हम बात करेंगे नियो बैंक के विषय में। तो नियो बैंक क्या होता है, जैसे एक बैंक होता है जो हमने आपने सब लोगों ने यूज किया है। नियो बैंक क्या है, एक तरह पूर्णतः डिजिटल बैंक है, अर्थात इसका कोई आपको ब्रांच नहीं मिलेगा, इसकी कोई आपके ऑफिस नहीं मिलेगी, और यह क्या है, वर्चुअल है, अर्थात जो है कि आप डायरेक्ट इसके कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। एक ऐप के माध्यम से जो है कि वेबसाइट के माध्यम से होने वाली है जो गतिविधियां हैं, जैसे यूपीआई वगैरह है। तो यूपीआई वगैरह में आप पैसे का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन सभी बैंक सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन ऐसा ऐप जो यूपीआई की तरह हो, पैसे के ट्रांजेक्शन के साथ साथ जमा करें, आप उसको जो है कि थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करें, या फिर जो इंश्योरेंस वगैरह आप लेते हैं, बहुत सी चीज़ें जो बैंकिंग सेवाएं सभी को अगर आप प्राप्त कर पाएं, क्रेडिट कार्ड भी, डेबिट कार्ड भी, तो ऐसे ही बैंक को नियो बैंक बोला जाता है। अर्थात सभी प्रकार की ये बैंकिंग सेवाएं देती हैं, बस क्या होती हैं, ये वर्चुअल होती हैं, इनका कोई जो है कि ऑफिस, कोई ब्रांच नहीं होता, पूर्णतः ऑनलाइन जो है कि एक नया जो है कि बैंक का कॉन्सेप्ट है, इसी को बोला जाता है नियो बैंक। उनका उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ता घर पे बैठा रहे और सबसे बेहतर जितनी अच्छी से अच्छी बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो हमसे ले सकता है, अर्थात नियो बैंक से वो ले सकता है। ये सस्ता होता है, त्वरित होता है, सिंगल विंडो, मतलब आपको कहीं नहीं जाना, आप घर पे बैठे रहिए, पूरा ऑनलाइन जो कि डॉक्यूमेंटेशन होता है। और इससे क्या होता है, एक सिंगल ऐप के माध्यम से, सिंगल विंडो के माध्यम से आप जितनी भी बैंकिंग सुविधाएं उनको प्राप्त कर पाते हैं। वैश्विक रूप में अगर देखा जाए तो तेजी से विकसित हो रहा है। लॉकडाउन में क्या किया है, चूंकि सभी लोग घरों में कैद रहे, लेकिन फाइनेंशियल जरूरतें सबकी हैं, तो इन्होंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बेहतर कार्य किया है। जो ये फिनटेक होती हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में बोला जाता है फिनटेक। तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नियो बैंक सबसे तेजी गति से आगे बढ़ने वाले जो है कि कॉन्सेप्ट है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से आप तुरंत जो है कि अपनी सुविधाओं का समाधान कर सकते हैं, जितनी भी सेवाएं चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं।
इसका जो कस्टमर सपोर्ट होता है और जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो सामान्य बैंकिंग से काफ़ी हाई लेवल की होती है। इसकी वजह से लोगों में इसकी लोकप्रियता भी है। इसका वर्ष 2018 में जो आकार था 18.6 बिलियन यूएस डॉलर का था, लेकिन इसमें लगभग हर साल लगभग 46% जो है कि क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसकी वजह से 2026 तक इसका जो आकार है वो 394 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ नियो आप बैंक के नाम देखना चाहें तो इंस्टेंट पे है, नियो है, रेजुर पे है, ओपन है, ये कुछ है। भारत में 10 नियो बैंक इस समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने साथ ट्रेडिशनल बैंक के साथ किया है। भारत में दरअसल अभी जो है कि ऐसे किसी बैंक की अनुमति नहीं है जिसका कोई भौतिक शाखा ना हो। अर्थात भारत में अगर बैंक ही खोलना है तो आपको भौतिक फिजिकल जो ऑफिस होते हैं वो बनाना होता है, चूंकि नियो उससे अलग कॉन्सेप्ट का काम करता है। इसीलिए जो नियो बैंक के जो है कि कार्य कर नियो बैंक है वो क्या करते हैं, भारत में जो ट्रेडिशनल बैंक है उनके साथ पार्टनरशिप करके इसको बढ़ाते हैं। जैसे आईसीआई ने क्या किया है, फ्री, इंस्टेंट पे और येलो के साथ क्या किया है, जो है कि पार्टनरशिप किया है। तो आईसीआई क्या करता है, इनके माध्यम से फ्री, इंस्टेंट पे, येलो के माध्यम से लोगों को नियो की सुविधा भी, नियो बैंक की भी सुविधा दे रहा है। अब हम बात करेंगे पानी के नीचे जलवायु हड़ताल के विषय में। तो ये क्या किया गया, समुद्री जो है कि संरक्षण के लिए जो है कि एक हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। और यह जो आयोजन है यह है साया डे मल्हा बैंक, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में मॉरिशस का एक जो है कि द्वीपीय क्षेत्र वहां पर एक किया जा रहा है। ये जो आपका साया डे मल्हा बैंक वाला जो क्षेत्र है, यह बैंक विश्व का सबसे बड़ा नियोजित बैंक का मतलब है कि तट वाला क्षेत्र। बैंक का मतलब ये नहीं कि वो पैसा वाला बैंक, मतलब कोस्टल एरिया को बैंक के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा जॉर्ज बैंक, डॉगर बैंक। तो ये बैंक का मतलब है ऐसे क्षेत्र होते हैं समानता जहां पे मत्स्य मछली का पालन किया जाता है। तो ये जो बैंक वाला क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा निमज्जित, निमज्जित का मतलब ऐसा क्षेत्र जो पहले ऊंचा था लेकिन अब धंस गया है, ऐसे क्षेत्र को निमज्जित क्षेत्र बोला जाता है। तो ये जो बैंक है वो विश्व के सबसे बड़े सबमर्ज क्षेत्र में जाना जाता है। और यह जो है कि एक पठार का हिस्सा है जिसका नाम है मैस्करेने पठार। तो आपसे पूछा जा सकता है मैस्करेने पठार का संबंध किससे है, मॉरिशस से है। साया डे मल्हा बैंक का संबंध किससे है, मॉरिशस से है, ठीक है। और यह जो बैंक वाला क्षेत्र है जहां पर ये समुद्री संरक्षण के लिए पानी के नीचे जलवायु हड़ताल की जा रही है, यह बैंक दुनिया के सबसे बड़े समुद्री घास के मैदान में से एक है। यहाँ पर समुद्री घास पाए जाते हैं, इसी की वजह से चूंकि समुद्री घास क्या है, जो जीव होते हैं उनके लिए उपभोग के लिए इजी हो जाते हैं और उनके लिए भोजन मिल जाता है। इससे जीवों की अधिकता है, शार्क है, पेंगी है, ब्लू व्हेल है आदि की मछलियों की यहाँ पर अधिकता होती है। इसका जो आयोजन इसलिए किया गया है ताकि महासागर के 30% क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके और लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके कि हमें समुद्र को भी बचाना है। और जो है कि उद्देश्य है कि 30% कम से कम समुद्र का एरिया क्या है प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उसमें किसी ऐसी एक्टिविटी को अलाउ नहीं करना चाहिए जिससे क्या होता है वहाँ पर जो है कि पोल्यूशन क्रिएट होता है। ग्रीन पीस भी 2030 तक 30% ओशन एरिया को कवर करने का प्रयास कर रहा है। अब जो समुद्री घास वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रजातियों को जो है कि आवास मिलता है। यह जो घास क्षेत्र हैं बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। कई तरह कछुआ, डोगों, ईल, केकड़े इन जीवों का आवास क्षेत्र है। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और जो मैरीन इकोसिस्टम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैरीन इकोसिस्टम मतलब समुद्र में मतलब हम जो कुछ भी अपशिष्ट डालते हैं वो क्या होता है, उसको रिसाइकल करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, सब किसके माध्यम से होता है, इन्हीं जो है कि घास के मैदानों, इन्हीं वनस्पति, इन्हीं जीवों की वजह से होता है। इसके अलावा यह जो है कि आपदा राहत, अर्थात जो कि अगर चाहे वो सुनामी हो या किसी अन्य प्रकार की आपदाएं होती हैं, तूफान होता है, इनसे भी ये रक्षा करती हैं। ये समुद्री आहार का हिस्सा है, अर्थात इन क्षेत्रों में कई प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम और आप बहुत से लोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी सहायक है। इसी के कारण यह जो कि पानी के नीचे हड़ताल करने का एक आयोजन किया जा रहा है। आई होप आप संक्षेप में इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।